नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। माया नगरी मुंबई से आई एक खबर ने देश को हिलाकर रख दिया है। पटौदी खानदान के चिराग और बॉलीवुड के कामयाब अभिनेता सैफ अली खान के साथ उनके घर में आधी रात को जो हुआ उसे अब पूरा देश जानता है, लेकिन सवाल अभी भी कई सारे हैं जो बरकरार हैं। क्या यह महज चोरी के इरादे से लिया गया हमला है या फिर सैफ का मर्डर प्लान था? आज इसी पर टीवी9 भारतवर्ष इन्वेस्टिगेशन सतगुरु करने जा रहा है। मेरी सहयोगी सुरभि भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं उनके पास अपर स्टूडियो। सुरभि। शुक्रिया गौरव। और हमारे साथ शो में अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ साथ आपको बता दूं वकील, डॉक्टर, डिटेक्टिव, यहां तक कि पुलिस ऑफिसर और बॉलीवुड की आवाज रखने वाले चेहरे भी मौजूद हैं। साथ ही इन सभी के पास हम जाएंगे, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी एक एक बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्लाइंड स्पॉट। संजीव सर, आपको मैं सबसे पहले यहीं पर लाते हुए हर लिहाज से, जांच के लिहाज से भी, हर एंगल और हर इन्वेस्टिगेटिव एंगल के तहत थ्योरीज पर चर्चा करने से पहले उस ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बता दीजिए सर। मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी डिस्क्लोज करिए, लेकिन ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ये ब्लाइंड स्पॉट इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में इतना इंपॉर्टेंट आखिर कैसे साबित हो सकता है? यही मेरा आपसे सबसे पहला सवाल होगा। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट होती क्या है सर? देखिए, ब्लाइंड स्पॉट्स वो होती हैं जिस ब्लाइंड स्पॉट्स को सिक्योरिटी अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर पाती, लेकिन थीफ अच्छी तरह से एनालाइज कर पाता है। ब्लाइंड स्पॉट हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट यहां पर कहां है? मुझे उसी पोजीशन पर आप ले आइए और बता दीजिए। यस सुरभि, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। और इस ब्लाइंड स्पॉट के लिहाज से ये स्क्रीन अब मैं आपको हैंड ओवर करती हूं, जिसमें आप मुझे अभी डिस्क्लोज मत करिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, और ब्लाइंड स्पॉट है क्या? इफ यू कैन जस्ट टेल दैट। देखिए, मैं अगर आपकी बात करूं तो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट्स पता है क्या? मेरे लिए आपका ब्लाइंड स्पॉट है आपका बैक। आप अपने बैक में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके बैक में देख सकता हूं। दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल। गौरव, ये सिंप्लीफाई होगा कैसे अगर ये वाकई इतना सिंपल है? सर ने एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही है, और उसी एंगल पर आगे भी आपको डिस्क्लोज करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी थ्योरी है जिस आधार पर इस पूरे मामले पर सवाल बेपर्दा हो जाएंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके हर सवाल का जवाब इन्हीं एक्सपर्ट्स के जरिए आपको मिले और शो को आगे बढ़ाएं। उससे पहले बहुत कुछ देखना जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, ये ब्लाइंड स्पॉट। गौरव, बिल्कुल ठीक कहा सुरभि आपने। ब्लाइंड स्पॉट तो आज खोजेंगे ही, लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे राज हैं जो आज खुलने वाले हैं। सैफ का मर्डर प्लान था क्या? क्वेश्चन मार्क। इन्वेस्टिगेशन सतगुरु में आज हम जानेंगे कि क्या फॉरेंसिक साक्ष्य मिला है, क्या वकील को कोई सबूत दिखा है, डॉक्टर ने क्या समझा है, जासूस की जांच किस दिशा में, पुलिस कैसे आगे बढ़ेगी, और क्या बॉलीवुड खतरे में है? ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले आप देखिए किस तरह से सलमान खान के घर बुलेट प्रूफ शीशा, उनके घर उससे पहले फायरिंग, फिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर, फिर सैफ अली खान के यहाँ ये हमलावर, ये बहुत कुछ है। आइए जल्दी से आपको एक इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सतगुरु शरण अपार्टमेंट 12वीं मंजिल के फ्लैट में आधी रात को फिल्म स्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला। 40 घंटे बीत गए और मुंबई पुलिस की क्राइम थ्योरी पर अनगिनत सवालों की परतें चढ़ गई। सीढ़ियों से चढ़ता और उतरता ये शख्स शातिर अपराधी है या सैफ पर हमले करने वाली पुलिस या थ्योरी का मोहरा? एक हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में सुरक्षा गार्डों के होते हुए एक बाहरी शख्स सेलिब्रिटीज के घर कैसे दाखिल हो गया? सैफ अली खान के घर पर हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। दरवाजों पर डिजिटल लॉक लगा है जिसे कोई अजनबी खोल नहीं सकता। सैफ के घर हर वक्त पर्सनल स्टाफ के साथ बॉडीगार्ड्स रहते हैं। फिर कैसे मुमकिन है कोई उनके फ्लैट में दाखिल हो गया? इसलिए सवाल है, एंट्री एग्जिट के वक्त सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड कहां थे? सैफ के घर का बायोमेट्रिक लॉक कैसे खुला? क्या घर का दरवाजा पहले से खुला था? सैफ के पर्सनल स्टाफ और बॉडीगार्ड्स कहां थे? सैफ अली खान के घर पर हर समय कम से कम 13 लोग रहते हैं। पर्सनल स्टाफ के अलावा 7 से 8 बॉडीगार्ड 24 घंटे यहाँ तैनात रहते हैं। क्या वारदात के वक्त सैफ के घर में बॉडीगार्ड्स नहीं थे? क्या उनके बाकी पर्सनल स्टाफ नहीं थे? इतना ही नहीं, सवाल तमाम है। सैफ को ऑटो से अस्पताल क्यों ले जाया गया? सैफ की पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ?
ऑटो से बेटा इब्राहिम क्यों उन्हें अस्पताल ले गया? क्या इब्राहिम को ड्राइव करना नहीं आता था? क्या इस स्टाफ में किसी को ड्राइव करना नहीं आता था? 12 मंजिल सीढ़ी से हमलावर आराम से कैसे उतरा? घंटों बाद मुंबई पुलिस हमलावर का मोबाइल ट्रैक क्यों नहीं कर पाई? 1 करोड़ की डिमांड पर्सनल स्टाफ से क्यों की गई? सैफ पर हमले के बाद हमलावर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, तो उसे किसने खोला? मुंबई पुलिस की थ्योरी के मुताबिक यह शख्स भले शातिर अपराधी हो, बावजूद इसके सैफ अली खान पर हमले को लेकर अनगिनत सवाल है। कहीं मुंबई पुलिस कुछ छिपा तो नहीं रही? कहीं सैफ अली खान के मर्डर का प्लान तो नहीं था? इन्वेस्टिगेशन सदगुरु, बहुत बड़ा खुलासा। तो देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम अपने इस इन्वेस्टिगेशन में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट्स का एक बड़ा पैनल है। नीचे मेन स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और ऊपर सुरभि के साथ भी 2 स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम आज अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूछेंगे कि उनकी नजर से, उनकी जो स्पेशल जो यहां पर आए उसकी नजर से क्या दिखता है यहां पर उनको इस पूरे मामले में। तो सैफ का मर्डर प्लान क्वेश्चन मार्क, इन्वेस्टिगेशन सदगुरु। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन सदगुरु क्यों नाम है, क्योंकि सैफ अली खान का अपार्टमेंट या उनका फ्लैट जिस अपार्टमेंट में है उसका नाम है सदगुरु शरण। इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर उस सदगुरु में, उस फ्लैट में, उस अपार्टमेंट में 1 घंटे तक उस रात आखिर होता क्या रहा। आज इसी की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं एक इन्वेस्टिगेशन करने की, और इसी पर जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें सबसे पहले जल्दी से मैं और सुरभि आपके सामने रखते हैं। सैफ पर हमले की मिस्ट्री गहराती जा रही है। 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। सैफ पर हमले को 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। पुलिस के हाथ खाली हमलावर को लेकर। तो सैफ पर हमले को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, गौरव ने आपको बताया किस तरीके से 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हमलावर की आखिरी लोकेशन अब जो सामने आ रही है वो है प्रभा देवी। हमलावर की तलाश में पुलिस की 35 टीमें जुटी हुई हैं। ये एक और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर। और एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इसी मामले पर। हमलावर की तलाश में पुलिस ने 35 टीमें लगा रखी हैं। पुलिस की 35 टीमें। सैफ अली खान ने पुलिस से सुरक्षा नहीं मांगी, यह जानकारी भी आ रही है। हालांकि इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर सैफ अली खान को लेकर यह है कि वो खतरे से बाहर है, रिकवर कर रहे हैं। आईसीयू से उन्हें स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो बहुत अहम जानकारी मिली है डॉक्टरों से वो ये है कि 2 mm से सैफ के रीढ़ की हड्डी की नस बची है, यानी 2 मिलीमीटर कुछ भी नहीं होता है। और हमलावर का फ्लैट में घुसते हुए सीसीटीवी भी अब सामने आया है। हालांकि अब सैफ अली खान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां सीएम फडणवीस की मुलाकात को लेकर भी सोर्सेस के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है। हालांकि पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए एक बड़ा अपडेट आपके सामने, लेकिन इस बीच ये खबर कि अब सैफ अली खान से मिल सकते हैं सीएम फडणवीस। और एक और जानकारी आ रही है सैफ अली खान के इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। देखिए, बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि हमलावर ने नौकरानी से 1 करोड़ रुपए मांगे थे। वो नौकरानी जिसने सबसे पहले देखा था उस हमलावर को, उससे 1 करोड़ रुपए मांगे थे हमलावर ने। तो हमलावर ने जिस तरीके से नौकरानी से 1 करोड़ रुपए मांगे थे, ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। लेकिन अब जानिए कैसे नौकरानी और हमलावर में बहस को लेकर भी खबर सामने आई है कि दोनों के बीच बहस होती रही। और खबर यह भी है कि शोर सुनकर सैफ और करीना उस कमरे में पहुंचे। सैफ और करीना शोर सुनकर उस कमरे में पीछे पहुंचे, लेकिन एक अपडेट यह है कि सैफ पर हमले के पीछे अंडरवर्ल्ड नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री ने यह बयान दिया है कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड नहीं है। हालांकि हमले के देखते हुए जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अंडरवर्ल्ड उसमें नहीं है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ के घर में 13 लोगों के स्टाफ को लेकर भी खबर आई है और 13 लोगों के स्टाफ की मौजूदगी में 3 मेड सैफ के बच्चों की देखभाल करती हैं। जिस तरीके से मामले के इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये तमाम जानकारियां इंपॉर्टेंट है गौरव। ये बड़ी खबर है कि 13 लोगों का स्टाफ, उसमें से ही मेड्स के साथ की जा रही इन्वेस्टिगेशन, जिनमें से 3 मेड सैफ के बच्चों की जिस तरीके से देखभाल करती थी। हालांकि अब यह जानिए कि जिस अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं उसका नाम क्या है? सदगुरु शरण अपार्टमेंट। 12 मंजिला की यह इमारत
जहां पर आपको बता दें 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये पूरा अपार्टमेंट है। हालांकि अब ये भी आपको बता दूं, हालांकि अभी आपको ये बता दें कि जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, एक एक डिटेल इनपुट अब आपके सामने यहां पर मैं रख रही हूं, क्योंकि सैफ पर हमले की जो क्रोनोलॉजी है, सदगुरु शरण अपार्टमेंट को देखते हुए ये इंफॉर्मेशन समझिए 12 मंजिला वो इमारत जिसकी 11वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ का फ्लैट मौजूद है। तो सदगुरु शरण अपार्टमेंट की एक एक डिटेल इस पूरे मामले के लिए जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है, उसमें 12 मंजिला इमारत में वो ब्लैक स्पॉट क्या है, एक्सपर्ट से इसी को लेकर करूंगी सवाल, क्योंकि 11वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ के फ्लैट को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, 10,000 स्क्वायर फीट में फैला ये पूरा इलाका जिसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा रहती है। 10वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ की मौजूदगी, उनका वो फ्लैट, जहां 7वीं मंजिल पर बेटे इब्राहिम का फ्लैट है। अगर ये ग्राफिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी, क्योंकि हर पॉइंट पर जो बायोमेट्रिक एक्सेस है इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस आधार पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए मैं सवाल करूंगी। और हर पॉइंट पर ये देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक मैंने बात की, उसमें मेन गेट पर जांच और विजिटर पुष्टि के बाद हो रही एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सवालों के घेरे में कई बड़े सवाल इस आधार पर होंगे कि आखिर इस घर के अंदर हमलावर की एंट्री हुई कैसे, क्योंकि बायोमेट्रिक एक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर फ्लैट के अंदर आता है तो अंदर से एक्सेस और परमिशन मिलने के बाद ही एंट्री संभव हो पाती है। इसलिए फ्रेंडली एंट्री को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और लिफ्ट का इस्तेमाल ज्यादातर होता है। एक और इंफॉर्मेशन उस आधार पर, लिफ्ट का इस्तेमाल, क्योंकि हमने आपको बताया बहुमंजिला इमारत जिसमें 16 जनवरी 2025 की इस वारदात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां आपके सामने रख रही हूं, ये जो बांद्रा लोकेशन है बहुत हाई प्रोफाइल है और सदगुरु शरण अपार्टमेंट में हुई इस घटना ने किस तरीके से पूरी वारदात को देखते हुए बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि सैफ पर उनके फ्लैट में जिस तरीके से हमला हुआ, उसमें रात 1:38 का वो वक्त जिस पर हमलावर को लेकर सीढ़ी पर चढ़ती हुई वो तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। रात 2:33 का वो वक्त जिस वक्त हमलावर एक बार फिर से नजर आ रहा है और तब वो इस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। लेकिन अब सुशील सर, क्योंकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू और थ्योरीज मेरे लिए जानना जरूरी है, जहां मैं आपको बता दूं एक्सपर्ट के तौर पर संजीव देसवाल जो कि प्रेसिडेंट है सर्टिफाइड प्राइवेट डिटेक्टिव एसोसिएशन के, मुझे इस स्क्रीन पर सर जरा आप ज्वाइन करिए। ये जो इमेजेस लगातार हम यहां पर दिखा रहे हैं एक बिल्डिंग की, इसे हैंड ओवर करती हूं आपको, समझाइए इस इमारत में जहां पर सैफ अली खान रहते थे, 11वीं मंजिल सैफ अली खान की मौजूदगी और उनके बेटे की मौजूदगी, ये जो दो इंपॉर्टेंट फ्लोर, सर अगर आप इसे हाईलाइट करते हुए प्लीज अगर इलैबोरेट करके पूरा क्राइम सीन इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमलावर ने 6 बार जिस तरीके से सैफ अली खान पर वार किया है, अंदर उस वक्त हुआ क्या होगा, ये समझना जरूरी है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को सही दिशा में काम करना चाहिए और सही दिशा में काम करने के लिए उनको ये समझना चाहिए कि इतनी सिक्योरिटी जिस बिल्डिंग की हो, उस बिल्डिंग के अंदर ऐसे कौन से ब्लाइंड स्पॉट्स थे जहां से वो क्रॉस करते हुए क्रिमिनल अंदर घुसा है। मान लीजिए अगर हम इसको एक बिल्डिंग को मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, राइट, और इसका ये सारा एरिया है जो सराउंडिंग एरिया है, यहाँ पे इसकी एंट्री है, यहाँ पे अगर गार्ड है, अगर यहाँ पे गार्ड है तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स कौन से होंगे, ये तो रोड है आपकी, राइट। इसके साथ की जो बिल्डिंग्स हैं, क्या वहां से कोई एंट्री हो सकती है? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे तो सिक्योरिटी बहुत हो लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर कोई सिक्योरिटी इतनी ज्यादा ना हो सकता है साथ वाली बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी ज्यादा ना हो सकता है। एक सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इनका ये कहना है कि अगर ये एंट्री है, ये अगर एंट्री है तो ये है वो जगह जो ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है, वो है नहीं जगह। क्या ये ब्लाइंड स्पॉट, मैं इसीलिए आपसे ये लिया, क्या ये ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसी बिल्डिंग के पैरेलली जो एरियाज हैं, जो पैरेलल एरियाज हैं, जहां से ये मान सकते हैं कि अगर एंट्री उस हमलावर की हुई है तो क्या ये ब्लाइंड स्पॉट है। अगेन रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन द फैक्ट जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन और तस्वीरों के आधार पर समझ आया। एक एंट्री आपने ये बताई, जाहिर सी बात है इस एंट्री पे सर सिक्योरिटी है, तो ये भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उस शख्स ने एंट्री इस अपार्टमेंट में कहां से ली। देखिए, लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक सिक्योरिटी जहां पे खड़ी है
और जो एक थीफ है उसके लिए सिक्योरिटी को कैसे बेवकूफ बना के ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढना है। मान लीजिए आप सिक्योरिटी समझाइए हैं, सर, breach मैं कैसे हो समझाता सकता हूँ, है आप मेरे लिए सिक्योरिटी हैं और मैं एक थीफ हूँ, मुझे अंदर जाना है, तो मेरे लिए आपके लिए मेरे लिए कौन से ऐसे ब्लाइंड स्पॉट होंगे जिस पे आपकी नजर नहीं पड़ रही, आपके साइड में नहीं पड़ रही, आपके बैक में नहीं पड़ रही। यहाँ अगर सिक्योरिटी है तो ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है? तो अगर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ खड़ा हुआ है तो उसकी नजर इस एरिया में तो जा रही है, लेकिन रात का टाइम है, 1:38 का टाइम है, 1:38 पे तो अंदर आपको चोर दिख रहा है, तो इसका मतलब वो 1:15 के आसपास इस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं से एंट्री ढूंढ रहा है। रात का टाइम है, Mention सर्दी का टाइम है, टू अंडरस्टैंड। Yes. 1:15 1:38 पे तो हमें दिख रहा है, वो कि वो अंदर है। बिल्कुल अंदर दिख रहा है और उससे अंदर पहले? और ये 6th फ्लोर है, 6th फ्लोर है, अच्छा, फ्लोर है, राइट। ठीक है। अब इसका मतलब अगर हम इससे 20-25 मिनट पीछे आ जाते हैं तो Around 1:15 बजे। हो सकता है कि ये 1:50 का टाइम है और नाइट का टाइम है, सॉरी AM का AM, टाइम है, सॉरी right, हाँ। ये 1:50 का टाइम है, सर्दी का दिन है, कोहरा छाया हुआ है, मुंबई में भी नहीं हल्की फुल्की सर्दी तो है, सर्दियां तो जनवरी, है। सर्दियां तो है। ठीक है। 1:15 पे अगर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, हो सकता है कि उसको यहाँ पे पूरा का पूरा जो लोकेशन है क्लैरिफाई ना हो, क्लियर ना दिख रहा हो। कैमरे यहाँ लगे हैं नहीं लगे ये हमें अभी नहीं पता है। अब आता है कि ये जो एरिया है, ये बिल्डिंग का जो साइड का एरिया है, क्या ये ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की नजर नहीं जा रही। निर्मल कौर मैम इस वक्त मेरे साथ है। मैम, क्योंकि आप झारखंड की फॉर्मर डीजीपी हैं, मैम प्लीज इधर ही स्क्रीन पर आ जाइए, क्योंकि इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, इस पूरी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या करेगी, क्योंकि यहाँ डिटेक्टिव के जरिए हमें यह समझ आ गया कि किस तरीके से ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1:38 का वो वक्त जब वो अंदर है, उससे पहले 1:15 पर जो कुछ हुआ उसको फिगर आउट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो मैम, अगर ये स्क्रीन पर हम थोड़ी सी चीजों को हाईलाइट करते हुए इस पूरे एरिया को मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगी सर। ये ओवरऑल मैम ने जिस मैम, निर्मल कौर मैम प्लीज इसे हाईलाइट करिएगा। अगर ये सिक्योरिटी एंट्री है, राइट मैम, ये एंट्री है, तो उस लिहाज से आपकी इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन किस आधार पर आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पहलू होते जी। हैं, इतना सिंपल नहीं होता है। अगर ब्लाइंड स्पॉट हम खोज रहे हैं, दैट इज ओनली वन, एक ही एस्पेक्ट है इन्वेस्टिगेशन का, कि वो कोई इंट्रूडर था, वो बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी के जाने पहचाने यू मीन टू से फ्रेंडली एंट्री? हो सकता है, जरूर हो सकता है। इतने सारे नौकर है घर में, मालिक की भी हो सकती है, नौकरों की भी हो सकती है। ठीक है। 10-12 एक्स्ट्रा लोग हैं घर में, तो क्या उनकी मर्जी से नहीं आ सकता? ठीक है। या नीचे किसी और की मर्जी से आए हो, बहुत सारे नौकर। यानी मतलब एक्सेस पूरी बिल्डिंग कहाँ तो से उनकी मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कैसे एक होने सवाल वाला आता है। ब्लाइंड स्पॉट सिर्फ उसकी स्टडी तो एक पार्ट है। इट कुड बी कि वो फोर्स एंट्री है, चोरी से आया, छिप के आया, दबे पाव आया। एक संभावना और भी है कि वो किसी से मिलने आया, किसी की अनुमति से आया, या किसी से बात करने आया, रात में कोई अपना रॉन्डवू। मैम, लेकिन क्या तस्वीरें ये बयां कर रही हैं? क्योंकि जो तस्वीरें आ चुकी हैं उसके जो सामने, मीडिया में तस्वीरें मैंने देखी, वो तो मात्र 2 तस्वीरें। मैम तस्वीरों के सबूत भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी। ये समझना होगा कि जब हम कहते हैं थीप को देख रहे हैं तो वो नंगे पैर ऊपर जा रहा है। हाँ। वो मिलने नहीं आया, रात को नंगे पैर मिलने वाला नहीं Exactly इसी है। आधार नंबर पर। 1 नंबर 2 नंगे जो पैर छुपे क्यों है? मिलने आएगा, वो नंगे पाँव नहीं आएगा। नंगे पैर आप ये कह रही हैं कि अंदर जो हाउस हेल्प मैं है एक या उनकी possibility टीम का बयान कोई कर भी, रही हूँ। तो देखिए, कुछ नहीं कह सकते। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही मुश्किल तारीख है, एक मुश्किल सा काम होता है जिसमें आप सब सिनेरियो बिल्डअप करते हैं, सब पॉसिबिलिटीज देखते हैं और जैसा जैसा उसके हिसाब से अनुसंधान करते हैं, जहां जहां एविडेंस मिलता है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मैम, हमारे पहली पास तो बहुत कम possibility- बातें हैं जो मीडिया में, उतनी बातें मुझे पता है जो मीडिया में है, हाँ। उतनी सभी को भी पता है जो अनलेस की जो मैम, डायरेक्टली इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं, आप ये कह रही हैं कि उसका पर्पस और मोटिव अलग हो सकता है कि वो किसी से अंदर ही मिलने आया दोनों हो। ही संभावनाएं हैं, ये दोनों संभावनाएं आपको दोनों, नजर या आती इससे हैं। और भी संभावनाएं हैं। ये कई संभावना संभावनाएं इसलिए हो खत्म सकती हो हैं। जाती है कि अंदर आने के बाद उसके पास एक ऐसा हथियार भी है जिससे उसने सैफ के ऊपर तो हमला किया है। आपकी उस क्या थ्योरी उसका को सर हैक्सॉ रूल आउट ब्लेड कर है? रहे हैं? देखिए, जो है उसके हिसाब से, मीडिया में रिपोर्ट्स के हिसाब से, ये एक हैक्सॉ ब्लेड है जो हम आरी में लगाते हैं, 10 रुपए का, कहीं से खरीद लीजिए। हो सकता है घर में कोई रिपेयर चल रही हो, नहीं, कोई रिपेयर मैन आया हो। प्रोफेशनल क्रिमिनल जो होते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल क्या करते हैं, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ। प्रोफेशनल क्रिमिनल क्या करते हैं कि जो हेक्सा ब्लेड है, उस ब्लेड को आगे से तोड़ के पैना कर लेते हैं और वो नाइफ का भी काम करता है और रॉड को काटने का भी काम करता है। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल का काम है, क्योंकि उसके पास जो ब्लेड मिला और जो बॉडी में पाया गया सैफ अली खान के, वो हेक्सा ब्लेड है और हेक्सा ब्लेड इस तरीके से तोड़ के पैना करके ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल
ड्रिल यूज करता है। और सबसे बड़ी बात 138 में जब वो दिख रहा है तो अपने मुंह पे उसने कपड़ा ये बांधा हुआ बहुत है। इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए गौरव। इसलिए समझना यही है कि आगे की इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम फैक्ट्स और ये तथ्य किस तरीके से इस बात को पूरी तरीके से पुष्टि करते हैं कि सैफ के ऊपर किया गया हमला और इस शख्स की मौजूदगी पूरी रेकी के बाद की गई थी। बिल्कुल। और सुरभि, जो कि अभी आप बात कर रहे थे कि वो नंगे पैर गया, वो फिर जूते पहन कर आया, आखिर वो विजुअल जो हमारे पास आए वो बहुत अहम है। और ये बिग स्क्रीन पर हम वो उस संदिग्ध हमलावर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो अपार्टमेंट में पहले नीचे उतरते हुए उसकी फुटेज आई और फिर ऊपर जाते हुए भी उसकी फुटेज आज जो आई है और उसकी फोटो तक सामने आ चुकी है। इस शख्स को जो आप देख रहे हैं, जो कैमरे की तरफ देख रहा है, यही वो संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है जिसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया, उसके घर में उनके घर में घुसा और फिर उनके ऊपर चाकू से वार किए। ये संदिग्ध हमलावर जिसकी तलाश पुलिस की, मुंबई पुलिस की 35 टीमें कर रही हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए देखिए यहां पर विकास गुप्ता हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मेरे साथ डॉक्टर वरुण भार्गव हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर आदर्श मिश्रा फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जाते वक्त भी पीठ पर बैग था, जाते वक्त मुंह पर उसके कपड़ा था। देखिए जैसे ये ऊपर चढ़ रहा है ये शख्स, देखिए पूरा मुंह पर कपड़ा बांधे हुए है, बिल्कुल उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की और नंगे पैर, इसके पैर देखिए, ये नंगे पैर ऊपर चढ़ रहा है। वो जब आया है तो उसने अपनी पहचान छुपाई है, उसने मुंह पर कपड़ा बांधा है और नंगे पैर है इसलिए कि ताकि आवाज ना आए। वो नंगे पैर से उसी रास्ते से ऊपर जाते हुए दिख रहा है जिस रास्ते वो भागते हुए नीचे आया था। देखिए ये तस्वीर आपको जो दिख रही है। अब सवाल यह है कि जाते वक्त तो उसके पैर में जूते भी नहीं है, रात 1:38 पर वो घर में घुसा है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल चोरों की तरह घुसते हुए वो घर में दिख रहा है। लेकिन जब वो उतरा है तो लौटते वक्त उसके पास देखिए वही बैग वहां सामने दिख रहा है, लौटते वक्त भी उसके पीठ पर बैग है और गले में वो कपड़ा जिससे उसने वहां पर अपने मुंह को ढका था। यानी जब वहां पर झड़प हुई है इसकी सैफ अली खान से तो वो कपड़ा इसके मुंह से निकला है। और डॉक्टर आदर्श मिश्रा, प्लीज मुझे आप यहां ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर आदर्श मिश्रा, मुझे ये बताइए, आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते इस विजुअल फुटेज को कितना बड़ा सबूत मानते हैं इस पूरे मामले में? देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं इस विजुअल में, ये पर्सन इस रेलिंग को बार बार टच कर रहा है, पकड़ रहा है, वहां पे वो अपने फिंगरप्रिंट्स को छोड़ कर जा रहा है। ये यहाँ पे इस पर, हाँ, इस पर ये यहाँ पे इसने पकड़ा, इसने मल्टीपल टाइम्स उस चीज को टच किया है, Yes. तो वहां से उसके फिंगरप्रिंट और पुलिस उस चीज को डेवलप करवाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड डाटाबेस है पुलिस के पास या एनसीआरबी के पास डाटाबेस है उससे वेरीफाई किया जा सकता है। यहाँ तो उसके फिंगरप्रिंट का, यहाँ तो उसका पूरा फोटो दिख रहा है, उसका पूरा चेहरा दिख रहा है। फोटो एक पैरामीटर है, फिंगरप्रिंट एक दूसरा एविडेंस है जिससे उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। अगर मान लो फेस नहीं होता, अगर उसने अच्छा, मैं आपको पहन रखा है, पीछे जरा पहली तस्वीर प्ले कीजिए। यहाँ पर पहली तस्वीर आप देखिए जब वो चढ़ रहा है, जब उसके थोड़ा आप पीछे जाएंगे, हाँ बस यहाँ से अब देखिए, मुझे बताइए पहली तस्वीर दिखाइए पीसीआर, जब वो चढ़ते हुए हमने देखा है उस शख्स को इस पूरे अपार्टमेंट में। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ वो जिस तरह से चढ़ रहा है, जिस तरह से उसका हाव भाव है, जिस तरह से उसके चेहरे पर यहाँ पर कपड़ा है, क्या आपको लगता है कि ये पूरा इरादतन चोरी का ही इरादा है या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता? तस्वीर दिखाइए पीसीआर, वो जो तस्वीर हमारे पास आई थी पहली तस्वीर जी, बताइए। ये दोनों चीज हो सकता है, चोरी का भी हो सकता है क्योंकि चोरी के केस में भी लोग अपने मुंह को छुपाते हैं और अगर कोई आदमी मर्डर करने आ रहा है तो भी वो अपने फेस को छुपाकर ही अटैक करने के लिए आया हुआ है। तो उसके बाद तस्वीर दिखाइए पीसीआर जिसपे उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है, वो तस्वीर दिखाइए यहाँ पर, जिस तरह से वो जाते हुए दिख रहा है नंगे पैर, वो तस्वीर हमें चाहिए यहाँ पर बिग वॉल पर। वो ये तस्वीर आ गई, देखिए ये तस्वीर यहाँ पर सामने आ गई, जिस तरह से छुपते हुए आ रहा है, देखिए इसके चेहरे पर भी कपड़ा बंधा हुआ है, इसके पीठ पर भी बैग है और बैग ऐसा लग रहा है बैग में अभी भी कुछ रखा हुआ है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा इरादा क्या यहाँ पर एक आपको दिखता है इसका? मैं आपको मुकेश जी, आप यहाँ पर आइए प्लीज, आपसे बात करूंगा। मैं आप चाहता हूँ मेरे तमाम जो मेहमान हैं सभी यहाँ पर आ जाएं, प्लीज यहाँ पर आइए, मैं आपसे यहाँ पर जाना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, आप भी आइए सर प्लीज। मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ पर एडवोकेट विकास गुप्ता जी, ये जो आपको हाव भाव दिख रहा है, लीगल लैंग्वेज में जब आप इस तरह के केसेस जब डिस्कस करते होंगे, जब इस तरह की चीजों पर आप रिसर्च करते होंगे, तो क्या दिखता है इस मामलों में? गौरव, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें समझ के आ रही हैं कि अगर आप देखें कि जब वो क्राइम के लिए ऊपर जा रहा है तब उसने फेस ढका हुआ है और जब वो नीचे आ रहा है तो संभवतः सीधे कैमरा के अंदर झांक रहा है, देख रहा है और नीचे आते हुए उसने कपड़ा क्यों उतारा, बड़ी महत्वपूर्ण नहीं, मतलब आपको लगता है कि यहाँ जा रहा है तो उसको पता नहीं कि कैमरा कहाँ, लेकिन जब आ रहा है तो उसने देख लिया कैमरा है, और आप देख रहे हैं कि वो डायरेक्टली कैमरे के अंदर देख रहा है। एक बड़ी इतनी साफ पिक्चर आज मैंने पहली बार देखी है कि शक्ल से भी ऐसा लगता है जैसे कोई नाबालिग है।
और किसी ने जान करके इसको टूल की तरह यूज किया, क्योंकि बड़े विरोधाभास हैं। आपने अभी शो में कहा कि 13 लोग का स्टाफ वहां था। अगर सैफ अली खान पे जानलेवा हमला हो रहा है तो क्या उनका कोई भी स्टाफ उन्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा? 13 स्टाफ में मान लीजिए कि सारी विमेन स्टाफ ही थे, तो क्या 10 ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आप ये कह रहे हैं कि असल में हो सकता है कि मास्टरमाइंड कोई और हो। हाँ, ये केवल एक टूल है, ये केवल एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया है सैफ अली खान को नुकसान पहुंचाने के लिए। और गौरव, इट कुड बी अ मैसेज फ्रॉम विच एवर सोर्स। मैं इस बात के स्पष्ट रूप से नहीं कहूंगा कि यू आर विद इन आवर रीच। ये एक मैसेज भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी को मैसेज दिया गया। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन जल्दी से यहां पर हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें दिखाइए पीसीआर। यहां पर इन 2 तस्वीरों पर आप देखिए कैसे यहां पर पहला वीडियो जब वो शख्स जूते उतार कर मुंह पर कपड़ा बांधकर वहां पर ऊपर जाते दिख रहा है, और दूसरा वीडियो कैसे उसके पैर में जूते हैं लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा नहीं है। और ये बहुत अहम वीडियो बताते हैं इस शख्स के बारे में। आप लोग प्लीज अपनी जगह पर जाइए, लेकिन मुकेश जी आप यहां रहिएगा, आप वहां जाइए। मुकेश जी मुझे ये बताइए, जैसा कि उन्होंने कहा कि एडवोकेट विकास गुप्ता ने, कि हो सकता है कि ये किसी टूल की तरह इस्तेमाल किया गया हो और एक मैसेजिंग हो, तो क्या बॉलीवुड को कोई मैसेज बार बार दिया जा रहा है? बार बार जो सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के उनको निशाना बनाया जा रहा है? क्या आपको लगता है इस मामले के बाद? देखिए, आपको मालूम है गौरव जी, इतिहास बॉलीवुड का कि एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड के अंडर पूरा उसका गिरफ्त था। कोई भी फिल्म में काम नहीं कर सकता था बिना अंडरवर्ल्ड के परमिशन के। बाद में ITBI आया, उन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज किया फाइनेंस को, क्योंकि फाइनेंसिंग सब वहीं से आती थी। और उसके चल के 1991 में भी आपने देखा किस प्रकार से संजय दत्त के कनेक्शन निकले, किस प्रकार से हमने आगे देखा कि ड्रग्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा। गुलशन कुमार की डेथ हुई, उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी कहीं ना कहीं से। फिर अभी बाबा सिद्दीकी में उसमें था कि 25 लाख एक गाड़ी और दुबई का ट्रिप। तो मुझे ये सवाल मुकेश जी, क्या आप इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जोड़ रहे हैं? मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में ये काम हुआ है, एक VVIP के अंदर एक व्यक्ति का जाना कोई छोटा मोटा मतलब बहुत साहसी व्यक्ति चाहिए और बहुत प्रोफेशनल चाहिए। जिस प्रकार से ये हुआ है, तो इसके पीछे अगर कहीं कोई रिमोट कंट्रोल चल रहा है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर सकता। और ये बड़ी बात कही आपने। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप अपनी जगह पर जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। लेकिन ये 2 बड़ी बातें जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना है कि क्या इस लड़के का इस्तेमाल टूल की तरह किया गया? क्या ये एक टूल था जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में था, जिसने किसी और ने इसको इस्तेमाल किया? और दूसरा कि क्या अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट है? क्या कोई मैसेजिंग है बॉलीवुड को? हमारे कुछ सवाल इसी से जुड़े हुए, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल हमारे सबसे कि कड़ी सुरक्षा में आरोपी अपार्टमेंट में कैसे घुसा? ये बहुत बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है और बहुत बेसिक है, बड़ा कॉमन सेंस पे आप पूछेंगे कि आखिर घुस कैसे गया इतनी सिक्योरिटी के बाद? फिर फ्लैट के दरवाजे पर बायोमेट्रिक मशीन है, तो संदिग्ध की एंट्री कैसे? क्योंकि उसको बायोमेट्रिक्स तो उसमें होंगे नहीं, उसको तो वहां पे एक्सेस मिलेगी नहीं, तो फिर वो कैसे घुस गया घर में? आरोपी के निकलते वक्त भी क्या कोई गार्ड मौजूद नहीं था? वो घुस गया गार्ड से बच के, लेकिन क्या वो जिस वक्त निकला उस वक्त भी कोई गार्ड मौजूद नहीं था? मैं ये जो यहां पर है, मैं एक सवाल यहां पर मैं आपसे, निर्मल जी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो सवाल हैं ये सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगे? और ये बहुत अहम है, जिनका सवाल, इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। आपसे विकास जी, एक मिनट, ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये सवाल, इन सवालों के जवाब मिलेंगे तो हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा? नहीं, हाँ देखिए, अभी बड़ी शुरुआती दौर की इन्वेस्टिगेशन है गौरव, एंड लेट द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी कुछ ही बात आई हैं और स्टेटमेंट बाकी जो डोमेस्टिक हेल्प जो 10-12 एज दे क्लेम की 13 लोगों का स्टाफ 10,000 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट में था, तो वो उस वक्त कहाँ मौजूद थे, नहीं थे? क्या उन्होंने होते हुए देखा? क्या उन्होंने सैफ अली खान को उस वक्त बचाने की कोशिश की? ये सारी चीजें बात निकल कर के आएंगी। नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं एक चीज आपने बहुत अहम कही है। मेरे साथ सचिव संजीव भी है। संजीव, सुशांत सिंह राजपूत का केस आपको याद है? कैसे वो अपने फ्लैट में डेड पाए गए थे, आज तक पता नहीं चला कि कौन गया अंदर, कौन बाहर आया। आज फिर एक सुपरस्टार के घर में एक एक्सेस हो रही है और किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर एक्सेस हुई कैसे। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बॉलीवुड में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है? देखिए, ऐसा होता क्या है कि बॉलीवुड में लोगों को ये लगता है कि जैसे जो वहाँ वो रहते हैं वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी लैब्स होते हैं, सिक्योरिटी लैब्स हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि सलमान खान ने भी अपने, कहते हैं, जो भी विंडोज़ हैं उनको कहते हैं बुलेट प्रूफ कराया। क्यों कराया? क्योंकि उनको पता है कि ये लैब्स है
और ये लैब्स मैंने कई मीडिया हॉल्स में, कई मीडिया डिबेट्स में बताया कि आप किसी भी कहते हैं क्रिमिनल आपके पास पहुंचे, आप सिक्योरिटी अच्छी कर सकते हैं, नहीं पहुंचेगा। लेकिन क्या कहीं दूर से किसी बिल्डिंग के अंदर क्रिमिनल कोई रेंट पे एकोमोडेशन लेकर क्या स्नाइपर शॉट नहीं ले सकता सलमान का? उसके बाद वहां पे वो ग्लास लगाए गए। मुझे हैरानगी होती है कि क्या एक सिक्योरिटी एनालिसिस नहीं करना चाहिए हर एक को? इनके पास इतनी सिक्योरिटी, इतना पैसा, सब कुछ होने के बाद ये सिक्योरिटी लैब्स है किसी बिल्डिंग के अंदर। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या कोई मॉडस ऑपरेंडी दिखती है इसमें? चलिए सुरभि के पास भी कुछ सवाल है, सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, ओवर टू यू सुरभि। बिल्कुल, क्योंकि बड़े सवाल इस पूरे मामले को लेकर गौरव जिस तरीके से आ रहे हैं। एक सवाल ये भी कि क्या आरोपी पहले से इस जगह के बारे में जानता था? आप एक्सेस की इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो अंदर आ भी गया, तस्वीरें हमारे सामने हैं, तो क्या वो इस जगह के बारे में पहले से जानता था? क्योंकि हमलावर सीढ़ी से जिस तरीके से 12 मंजिल चढ़ा, जो तस्वीर आपको थोड़ी देर पहले गौरव इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखा रहे थे, जिस सीढ़ियों से वो गया वहीं से वो वापस आते हुए तो नजर आ रहा है, लेकिन ये संभव कैसे हो पाया? यही सबसे बड़ा सवाल। और गौरव, टाइमिंग निमृत मैम, इसमें भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रही हूं मैम, क्योंकि जाते वक्त तो ये साफ नजर आ रहा है कि उसने अपना चेहरा ढका हुआ है, राइट? उसको भी पता होगा ना कि अंदर कैमरास हैं, हर जगह कैमरा है और वो कैमरे की नजरों से बचता हुआ ही नजर आ रहा है। वापस आते वक्त नहीं है, क्योंकि वो सेफली एग्जिट करना चाहता था। पहला सवाल आपने एक्सेस को लेकर किया था मैम, कि क्या वो अंदर किसी को जानता था, उससे मिलने आया था? ये सवाल अभी भी कायम है मैम, कि वो अंदर आया कैसे? ये सवाल अभी भी खुला है कि वो शायद किसी ने उसको बुलाया हो, या किसी की मर्जी से गया हो, या किसी से मिलने गया हो, या किसी के साथ कोल्यूजन में हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब पे अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कितने इत्मीनान से वो चढ़ रहा है। और इत्मीनान से चढ़ रहा है वो तो ठीक है, उतरते समय भी वो खूब इत्मीनान से जा रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं उसके कदमों में, कोई भाग के नहीं जा रहा, वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे। सर आप उधर, क्योंकि बिल्डिंग नजर आ रही है, उधर जाइए। निमृत मैम 1 सेकंड के लिए इधर आइएगा, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को आप इस वक्त बयां कर रही हैं, और ये रही वो तस्वीर जिसका आप जिक्र कर रही हैं। इसमें साफ वक्त नजर आ रहा है, रात 1:37 जी हाँ, 53 सेकंड का। कितने मजे से वो जा रहा है, कितने आराम से, थोड़ा चुपचाप जा रहा है। और जाते समय तो खैर आदमी ठीक है, पर लौटते समय जब अपराधी भागता है तो दौड़ते हुए भागता है। आप देख रहे हैं जो लौटने वाला भी वीडियो हम देख रहे हैं, आप अगर इसको चेंज कर सके तो वापस जब वो सीढ़ी से जा रहा है और वो कैमरा में देख भी रहा है, एक बार वो कैमरा में फुल स्टेयर कर रहा है, जहां उसका चेहरा पूरा दिखाई दिया, आपने देखा। जो लौट रहा है वो, ये तो उसके जाने का है, जो इग्रेस का है, जो उसके लौटने का वीडियो आप देखेंगे, बहुत शांति से, आराम से, इत्मीनान से, कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है। उसके पीछे भाग रहा होता है तो आदमी दौड़ दौड़ के भागता है ना, कि मैं उसकी पकड़ में ना हूं। अब मैम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर रात 1:38 का वो वक्त जब इस बिल्डिंग में उसकी एंट्री हो चुकी है, 1:15 बजे, जो बात इस वक्त थोड़ी देर पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डिटेक्टिव कह रहे थे कि वो इस इमारत के बाहर था, अब 2:33 का वो वक्त है एग्जिट का। नहीं सुधीर, मैं यहाँ इस बिल्डिंग के साथ यहाँ पर संजीव से सवाल करना चाहती हूँ, उस स्क्रीन पर जाने से पहले। सर ये रही वो एंट्री, ये रही वो इमारत। आप ये कह रहे हैं, सरल शब्दों में हमारी ऑडियंस को मैं बता दूं, ब्लाइंड स्पॉट्स वही होते हैं जो अनसीन एरिया होता है। देखिए, चोरी के केसेस में हमेशा ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि चोरी के एरिया में कोई चोर अगर एंट्री कर रहा है और वो पकड़ में नहीं आ रहा, तभी तो वो चोरी कर पाएगा। और इसमें भी ये देखा गया है कि वो 6th फ्लोर के ऊपर आपको जाते हुए दिखता है। देखिए, अगर एक मिनट अगर आप इसे रोक पाए। सर ये रही स्टिल फोटोग्राफ, लेकिन इसमें आप ग्राउंड फ्लोर देखना चाहते हैं, आप सड़क को दिखाना चाहते हैं। अगर ये पॉज कर सकते हैं तो दिखाइएगा, क्योंकि सर देखिए, मान लीजिए सिक्योरिटी यहाँ पे है, ये आपका फ्रंट है, अगर आप देखेंगे यहाँ हैजेस है, अगर इस हैजेस के साइड में कोई आदमी छुप के खड़ा हो गया रात को और वो यहाँ से देख रहा है कि गार्ड कब अपनी लोकेशन को चेंज करता है, क्योंकि गार्ड बैठा हुआ है, चल रहा है, मूविंग में है, ये सारी चीजें उसने रैकी की हुई हैं। क्योंकि वो एक प्रोफेशनल चोर है, उसकी वजह है वो फेस पे जो कहते हैं मास्क लगा के जा रहा है, जो वो नंगे पैर जा रहा है। नंगे पैर क्यों जाता है आदमी? क्योंकि आवाज ना हो नेचुरली। और जब वो वापस भागते हुए आता है तो जूते क्यों पहने होते हैं? क्योंकि जब वो घर के अंदर घुसा तो नंगे पैर घुसेगा तो उसके फुटप्रिंट्स आएंगे, तो उसने शूज पहन लिए। ये आपको समझना होगा कि उसकी मेंटालिटी को, कि वो एक क्रिमिनल है, क्योंकि उसने शूज इसलिए पहने क्योंकि उस अंदर जब वो घूमेगा, चोरी करेगा, जब वो चले जाएगा तो यस मैम, शूज वो कहां से आए? जूते वो अपने बैग में छुपा के ले गया ना बॉस। उसने क्या किया, जब वो यहाँ पे हैजेस पे आया, एक प्रोफेशनल चोर की तरह उसने अपने शूज को उतारा, शूज को अंदर डाला, उसके बाद जैसे ही उसको मौका मिला, ब्लाइंड स्पॉट पे देख के कि सिक्योरिटी की नजर अब मेरे पे नहीं है, वो एंट्री करता है कूद के।
केहू कूदता है, आवाज नहीं होती, चोर है। बॉडी का उसका वेट ज्यादा नहीं है, उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, एक प्रॉपर कहते हैं वो प्रोफाइल एक चोर की, कि उसकी बॉडी का लैंग्वेज, उसकी बॉडी का हल्का होना, पतला होना। गौरव, जो बात अभी तक यहाँ पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इससे ये साफ हो गया कि रेकी वो कर चुका था, पूरे एरिया के बारे में वो अवेयर था, ये तक जानता था कि कहां-कहां पर सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं, कहां-कहां पर एक्सेस है सिक्योरिटी गार्ड्स का भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां-जहां सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ब्लाइंड स्पॉट्स तो नहीं है। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सुरभीत, देखिए ये कुछ बड़ी बातें हैं जो आपने अभी बात की संजीव देशवाल जी से, लेकिन खबर है कि बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार सैफ अली खान ऑटो से अस्पताल पहुंचते हैं। आखिर ऐसा क्यों, जबकि उनके घर में तो 3 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थी और उस वक्त घर पर थी। दरअसल हमले के वक्त घर में 3 महिला और 3 पुरुष नौकर मौजूद थे, लेकिन घर में कोई ड्राइवर नहीं था और जो लोग मौजूद थे वो गाड़ी चलाना नहीं जानते थे। जितने लोग थे उन लोगों को किसी को कार चलानी नहीं आती। उसी बिल्डिंग में बेटे इब्राहिम थे जिन्होंने सैफ अली खान के लिए एक ऑटो रिक्शा किया। इतना बड़ा स्टार वो जा रहा है ऑटो से हॉस्पिटल। सैफ को इब्राहिम ने ऑटो में बिठाया, सैफ के साथ छोटे बेटे तैमूर और उसकी केयर टेकर अस्पताल गए। अस्पताल की दूरी 2 किलोमीटर थी, लीलावती अस्पताल गए वो, और सैफ अली खान खून से लथपथ थे, इसलिए तत्काल सैफ को ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया। सवाल यह है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और जब मौके पर वहां पर वो होनी चाहिए थी, मौजूद होनी चाहिए थी उनके लिए, तो नहीं, वहां पर कोई ड्राइवर नहीं था, यह बताया जा रहा है। और वो जो ऑटो से गए उसके बारे में भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। बड़ा सवाल यह कि घर में कई गाड़ियां थी तो सैफ को ऑटो से ही क्यों ले गए? क्या इब्राहिम को कार चलानी नहीं आती? सैफ के सारे ड्राइवर कहां थे? और जो वहां पर जो दूसरे जो लोग थे, दूसरा जो स्टाफ था, क्या उनमें से किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती? लेकिन चलिए, इस बारे में अभी पुलिस बताएगी कि आखिर क्या सच्चाई है। लेकिन सवाल यहां पर और है, सवाल यहां पर उनके जो चोटें लगी हैं उनको लेकर भी है सवाल। जो चोट, उस पर हम आगे बात करेंगे, अस्पताल से जो डिटेल आ रही है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एडवोकेट विकास जी, ये जो ऑटो से ले जाने वाली थ्योरी आ रही है, गाड़ी नहीं चलाने वाली थ्योरी आ रही है, आपको लगता है कि ये सीधी है, इसमें कोई उलझन नहीं है, कोई इसमें यहाँ पर गुत्थी नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं गौरव, देयर इज अ होल लॉट ऑफ मिस्ट्री अराउंड दिस इंसिडेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गुत्थी नहीं है, क्योंकि अगर जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो 12 मंजिल या 14 मंजिल की बिल्डिंग है और वो वीवीआईपी स्टेटस रखते हैं, अगर किसी को भी आप अपने नेबर्स को नॉर्मल में सर्कमस्टेंसेस में भी आप कॉल करेंगे तो अगर आप एक नेबर को बुलाएंगे तो 10 नेबर आपके आ जाएंगे। और उस 12-14 मंजिल बिल्डिंग में जहां वीवीआईपी स्टेटस है, उनकी वाइफ है, और आ रहा है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल थी, वो चार्जिंग पे लगाई थी और कोई ड्राइवर नहीं था। मैं मानने को वो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, गाड़ियां हैं, कोई चलाना नहीं जानता था, गाड़ी में आ जाते हैं। ही मस्ट नो हाउ टू ड्राइव। एक्चुअली दिस वेरी सरप्राइजिंग कि ऑटो से लेके जाना पड़ा इतनी गाड़ियां होने के बाद भी। नहीं, ये बड़ा सवाल है कि आखिर उनको क्यों ऑटो से लेकर जाया गया। और इस पर हम बात अच्छा मुकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं मान सकते कि किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती थी घर में जो 13 लोग मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, ऑटोमेटिक थे, इसलिए नहीं लेके गए। नहीं, देखिए ये बिल्कुल भी मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि उनके पास इलेक्ट्रिकल एक ही व्हीकल नहीं होगी, उनके पास तमाम व्हीकल होंगे, BMW, मर्सिडीज, दुनिया भर की व्हीकल इनके पास होगी। इन्होंने अभी घर शिफ्ट किया है, पहला घर बेच करके अब ये दूसरे घर में शिफ्ट करेंगे, क्वाड्रप्लेक्स है। तो मैं ये भी मानने को तैयार हूँ जिनके पास 2 छोटे बच्चे हों, कभी भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो ड्राइवर तो स्टैंड बाय हमेशा ही रहता है। तो इसको ये कहना मतलब उनको भी गाड़ी चलानी नहीं आती, करीना भी थी। नहीं गौरव, और एक छोटा बच्चा कंपनी कर रहा है फादर को। एक बार मैं विकास जी, एक बार आइए इधर आइए, विकास इधर आइए। ये देखिए, ये यहाँ पर हम एक विजुअल दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए सैफ पर हमले के बाद करीना का पहला वीडियो आया। इसमें ये ऑटो देखिए दिख रहा है, ये ऑटो है, जरा दिखाइए, जरा जूम कीजिए इसको। ये कहा जा रहा है कि ये वही ऑटो है जिससे सैफ अली खान को अस्पताल लेकर आया गया, ये दावा किया जा रहा है। ये जो ऑटो दिख रहा है, जिसका ये बैग दिख रहा है, ये वही ऑटो है। सामने देखिए करीना दिख रही है। क्या करीना भी गाड़ी नहीं चलाना जानती? और नहीं जानती तो फिर ये तो एक बड़ी बात। और मैं कह रहा हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी दे दिया जाए कि करीना को गाड़ी नहीं चलानी आती, लेकिन जिस बिल्डिंग में 12 या 14 मंजिल की बिल्डिंग है जहां पे आप एक वीवीआईपी स्टेटस होल्ड करते हैं, कि आपका कोई भी नेबर जहां कमोशन हो रहा है तो क्या गार्ड्स वहां बैठ करके अफरा तफरी में फटाफट टैक्सी को नहीं रोकेंगे या किसी नेबर को बुला के नहीं लाएंगे? ये कितना अजीब सा बात लग रही है। मतलब नहीं मिलता तो नहीं, और ऑटो नहीं मिलता तो छोड़िए, भगवान का अच्छा था ऑटो मिल गया जो ये कह रहे हैं। लेकिन क्या अगर कुछ और चीज जरूरत होती, कहीं दूर जाना पड़ता, कुछ और करना पड़ता, तो क्या ऑटो से ही लेकर जाते? या और वो जो गार्ड्स थे, क्या उन्होंने किसी, जैसा आप कह रहे हैं मुंबई में तो हर वक्त टैक्सी दौड़ रही होती है, हर वक्त टैक्सी चल रही है और आपके पता नहीं, बहुत सारे सवाल है जिनको भी पुलिस यहाँ पर सामने लेकर आएगी। लेकिन सर आप प्लीज अपनी जगह ग्रहण कीजिए। एक और जो बड़ी यहाँ पर बात है वो है सैफ को लगी चोटें, और उस पर बात करने के लिए भी हमारे पास एक यहाँ पर एक्सपर्ट है। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि सैफ
सैफ को चोट कौन कौन सी आई है। सैफ को रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, यह कहा जा रहा है। रीढ़ की हड्डी पर उनको गहरा घाव है। 2 mm से बस उनकी एक नस बची है, 2 mm से। अगर वो 2 mm और जला जाता चाकू तो भगवान कुछ भी हो सकता था, वहां पर कुछ भी हो सकता था। चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा सैफ के शरीर के अंदर से निकाला गया है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, आगे भी दिखाएंगे। उनके गर्दन पर 10 सेंटीमीटर का एक लंबा घाव मिला है। बाएं हाथ पे, लेफ्ट हैंड पर एक उनको जख्म मिला है, जख्म वहां पर लगा। और सैफ ने उसके बाद जब थोड़े रिकवर हो गए, जब अभी डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि अब थोड़ा, क्योंकि वो आउट ऑफ डेंजर हैं, रिकवर हो रहे हैं, रिकवरी पाथ पर हैं, तो उन्होंने वहां पर डॉक्टरों से कुछ बात की है। उन्होंने पूछा है डॉक्टर से कि क्या मैं जिम जा सकता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि क्या मैं जिम जा सकता हूं, क्या डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते आपको आराम की जरूरत है। डॉक्टर से सैफ ने पूछा कि क्या मैं जिम जा सकता हूं, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी 1 हफ्ता रुक जाइए, अभी आपको आराम की जरूरत है। सैफ ने उनसे पूछा कि क्या मैं शूटिंग कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आराम करिए। लेकिन जल्दी से जो सबसे मेन यहां पर चीज सामने आ रही है, मैं यहां पर आप डॉक्टर भार्गव आपको इनवाइट करूंगा। स्पाइन की फोटो आ गई है, वो स्पाइन देखिए, जो एक ह्यूमन स्पाइन होती है, ये वो स्पाइन है सर आपके सामने। आप प्लीज यहीं पर रहिए सर। मुझे ये बताइए सर, ये स्पाइन जो है, इनकी 2 mm से जो बताया जा रहा है कि वो जो नस बची है, कितनी इंपॉर्टेंट है सर, और कहां पर वो चोट लगी होगी सैफ को? ये बैक हिस्सा, मान लेते हैं ये बैक है, ये पीछे गर्दन से स्पाइन जुड़ी आ रही है। आपको जो डिटेल्स आ रही है, कहां सैफ को वो चाकू लगा होगा? देखिए, ये जो है ये सर्वाइकल स्पाइन है, हाँ। ये थोरेसिक स्पाइन है और ये लंबर स्पाइन है। हाँ। जहां तक खबर आ रही है उसके अंदर ये थोरेसिक स्पाइन में चोट लगी है जी, और पीछे की तरफ से लगी है। 2.5 इंच का चाकू गया। तो ये वो हिस्सा हो सकता है, ये पीछे का हिस्सा है, इस हिस्से में चाकू ये लग भी सकता है? हिस्सा हो सकता है और अपर भी हो सकता है, दोनों हिस्से हो सकते हैं। ओके। तो अपर थोरेसिक है कि लोअर थोरेसिक है, ये अभी हमें नहीं पता है। हाँ। लेकिन ये थोरेसिक स्पाइन पे लगा है। नहीं, उनका जो स्पाइनल फ्लूइड और ड्यूरा का जो इलाज किया गया है, और इसके अलावा जो यहाँ पर सामने आ रही है कि एक धारदार चीज जो धसी थी, जो उनके जो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची थी, उससे आपको क्या लग रहा है, कहाँ हो सकता है ये, वो जगह कौन सी हो सकती है? देखिए, ये जो लगा है ये थोरेसिक स्पाइन में पीछे की तरफ से गया है, क्योंकि 2.5 इंच यहाँ से या यहाँ से, इधर हो जाइए ऐसे, और इधर हमारे दर्शकों को कैमरे की तरफ बताइए सर। तो 2.5 इंच जो है वो यहाँ से या यहाँ से नहीं पहुँच सकते। इसी जगह से हम लोग 2.5 इंच में पहुँच सकते हैं। बैक से सर? हाँ, बैक से। हाँ। और उसमें हमें पहले मसल्स मिलेंगी, मुकेश जी स्किन मिलेगी। ज्वाइन कीजिए जी, आप प्लीज, आप मुकेश जी को के बॉडी पर ऐसे बता सकते हैं कि कौन सी जगह वो हो सकती है? मुकेश जी आप यहाँ प्लीज आइए, यहाँ आइए। क्या वो हिस्सा यहाँ हो सकता है? नहीं, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा है, इसी जगह पे वो चाकू घुसा है, इस जगह पे। हाँ। और यहीं से 2.5 इंच पे हमारे को स्पाइनल कॉर्ड की लैमिना और स्पाइनल कॉर्ड मिलती है, जो 2.5 इंच का टुकड़ा अंदर गया हुआ था। तो इस जगह पे वो लगा है, अंदर धसा। हाँ। धस के उसके बाद मसल्स को फाड़ा, और उसके बाद एक कवरिंग होती है चारों तरफ, जिसे हम लैमिना कहते हैं, उसके थ्रू वो अंदर गया। वो यहाँ पे दिख रही है आपको, वो कवरिंग किस जगह पे होती है? ये जो है ये लैमिनाज हैं। मुकेश जी आप अपनी बीच की जगह से ये जाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इन दोनों के बीच में स्पेस भी होता है इंटरलैमिनल, तो इसके थ्रू हम लोग अंदर तक जा सकता है आसानी से। इसको काट के भी जा सकता है, लेकिन ये जो हड्डी और मसल्स है, इसने उस चाकू, मैं अगर कहूँ तो ये करीब 2-2.5 इंच का ही यहाँ पर है, तो ये पूरा हिस्सा यहाँ पर ऐसे चला गया होगा, यहाँ ऐसे चला गया। हाँ। और उसके बाद वो मसल्स और इसमें फंस गया, जिसके कारण वो टूट गया। ओके, और ये टूट के उसी में फंस गया, उसी के बीच में फंस गया। खतरनाक है डॉक्टर। अब इसमें खतरा ये है कि इसने हमारी ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है बोन की, हाँ। इस कवरिंग को भी छेद दिया और छेद करके स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ एक कवर होती है, जिसे हम ड्यूरा कहते हैं। एक मिनट, बड़ी खबर, ऑटो वाला क्या बोल रहा है सुन लेते हैं। ऑटो वाले का जानकार जो थे, उनके संबंधी जो भी हुआ, एक साथ में वो बैठ गए, 3 लोग कुल मिला के 3 लोग बैठ गए मेरे साथ में। उसके बाद में फिर जा रहे तो आपस में बात हो रहा कि लीलावती जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे, तो फिर आपस में बात हुई, तो मैं उनसे यही पूछा, मैंने सर किधर जाओगे? बोले लीलावती। तो लीलावती में सीधा बालाजी से लेफ्ट मार के अपना चप्पल गली से निकाल के सीधा लीलावती उनको हॉस्पिटल छोड़ा। हाँ, फिर छोड़ने के बाद जैसे वो रुके, उसके बाद तो बच्चा भी उतरा और यंग जो उनके साथ में था वो भी उतर गए। उतरने के बाद स्ट्रेचर मंगाया, तो उसके बाद सैफली बोला कि फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मेरा ट्रीटमेंट कराओ, मैं सैफली खा लूँ। तब मैं देखा कि यहाँ कोई अपना स्टार मेरे रिक्शे में कोई बैठा है, तो ये मेरे को तब मुझे पता लगा। पुलिस ने आपको कोई जानकारी हासिल करने के लिए बुलाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे से नहीं कुछ। अभी उसके बाद आप सब लोग घर भी गए, ऐसा हमने सुना। एक वीडियो आया है जिसमें करीना दिख रही है आपके रिक्शा के साथ। नहीं, मेरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीना और मैं तो कभी है नहीं, उनको खाली छोड़ा हूँ, उसके बाद तो मैं देखा भी नहीं, खाली। हाँ। उनके हालात कैसे लग रहे थे जब आपके रिक्शा में बैठे? हालात कैसे थे उनके? वो थोड़ा नॉर्मल थे, थोड़ा डरे हुए भी थे, बट ये सहमे हुए थे, इतना सब वो नहीं थे। हाँ, जैसे सहमे हुए तो थे, जैसे घाव तो लगा ही होता, दर्द। लोग थे जब वो नीचे आए तो कितने लोग थे? सैफली खान अकेले? देखिए यहाँ पर
को भी हुई, मैंने किसी को घाव लगाया, इसको फटाक से पहुंचाओ। तो कहाँ पे आपके ऑटो में यहीं पे बैठे थे वो? ये सैफ अली खान ऐसे करके बैठ गया, उनका बीच में कोई बच्चा था, वो बैठ गया, उसमें साथ में कोई यंग आदमी था, 3 आदमी बैठ गए रिक्शे में। हाँ, फिर उनका खून लगा था इस सीट पे खून लगा था? हाँ, हल पे कोई? हाँ, हल्का इधर खून लगा था। हाँ, खून लगा था। तो क्या किया फिर आपने? मैंने ये कपड़ा रहता हम लोग का, तो कपड़े ऐसा करके पोंछ दिया, ऐसा। मतलब आपने खुद ने साफ किया ये खून के धब्बे साफ किया। अच्छा, आप कितने देर में वहाँ पे पहुँचे आए थे? आपने लीलावती अस्पताल कितने देर में? 5 से 4 मिनट या 6 मिनट की। कितने स्पीड से आप लेके गए? हाँ। तो आपको पता था ये सैफ अली खान थे जिनको आप? नहीं, मेरे को ये नहीं मालूम था। जब अस्पताल में पहुंचाया, इसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि उनको अस्पताल लेके गया, फिर ये खबर सामने आई कि वो घायल हो चुके हैं। हाँ, जब खबर क्या, मेरे को सुबह जब उतरे हैं, उतरने के बाद जब स्टाफ को बुलाया गया है स्ट्रेचर मंगाने के लिए कि मैं सैफ अली खान हूँ, फटाक से स्टाफ बुलाओ, सॉरी, तो इसके लिए जब बोला है तब मुझे पता चला कि ये सैफ अली खान है। लेकिन एक बात इसमें ये भी है, कुछ आपको पैसा वैसा आपने लिया वहाँ? नहीं, कोई पैसा भी नहीं लिया। आपने फ्री में किया और पूछा भी नहीं है। हाँ जी। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी सरकार ने आपकी दखल लेनी चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए? आपने तो जान बचाई है। तो देखिए 6 मिनट में बड़ी बात क्या कही है उस ऑटो ड्राइवर ने जो सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल लेकर गया। 6 मिनट में उसने सैफ अली खान को उनके घर से लीलावती अस्पताल पहुंचाया। उसने कहा सैफ अली खान थे, उनके साथ एक छोटा बच्चा था और एक यंग आदमी था। वो कह रहे हैं 3 लोग थे उनके ऑटो में, ऑटो ड्राइवर ने कहा, और 6 मिनट में उन्होंने सैफ अली खान को, जो कि खून से लथपथ थे, उनके पीठ के पास वहां पर खून दिख रहा था, उनको अस्पताल पहुंचाया। तब तक उसको मालूम भी नहीं था कि वो सैफ अली खान है, वो कोई बॉलीवुड सुपरस्टार है। टीवी 9 पर सैफ को अस्पताल ले जाने वाला ड्राइवर जिसने एक बड़ा खुलासा किया है। सैफ अली खान खून से लथपथ थे, ऑटो ड्राइवर ने कहा, उसने कहा 6 मिनट लगे मुझे, 4 से 6 मिनट, जिसमें मैंने उनको अस्पताल पहुंचाया है।